अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट चार्ज को डिस्कस किया कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज हो तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हम वॉल्यूम चार्ज को डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम चार्ज से मुराद ये है कि अगर हमारे पास किसी वॉल्यूम के अंदर चार्जेस कंटेंट हो तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। और वॉल्यूम चार्ज के केस में एक इम्पॉर्टेंट जो एंटिटी है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो वी का नाम देते हैं। और जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है, डेंसिटी के नाम से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के नाम से, कि इसकी जो यूनिट्स हैं दैट आर कूलम पर मीटर क्यूब। और हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन हो और कोई वॉल्यूम की वैल्यू गिवन हो, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्ज इनसाइड दैट वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर हमारे पास डेल्टा वी एक स्मॉल वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रो वी है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा इनसाइड दी वॉल्यूम डेल्टा वी। और अगर आप रिकॉल करें तो हमने एफएससी वगैरह के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो श्रिंक्स टू जीरो हो जाए, हम वहाँ पे ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वगैरह था, यहाँ पे अगर हम ये एज्यूम करें कि डेल्टा वाई अप्रोचेज टू जीरो, ये बेसिकली ऐसे है कि ये अगर हमारे पास डाटा से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास कोई कर्व है और हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर। उसके लिए हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, इनका डिस्टेंस डेल्टा एक्स है और ये लेटर से वो पॉइंट्स हैं, इनका आपस में अगर एक्स एक्सिस पे है तो इनका डिस्टेंस डेल्टा एक्स है और वाई एक्सिस पे जो है ये डेल्टा वाई है। लेकिन अगर हम किसी एक पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हैं तो उस वक्त हम ये करते थे कि डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो जब होता है तो फिर रेट ऑफ चेंज एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास आ जाता है, क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो होगा तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा और इसको फिर हम उस वक्त डी वाई बाय डी एक्स का नाम देते हैं, इनके डेरिवेटिव का नाम देते हैं, जिसको हम टेंजेंट भी कहते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो कि कर्व को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करता है वो हमारे पास आता है। तो यहाँ पे भी अगर हम एज्यूम करें कि अगर डेल्टा वी अप्रोच टू जीरो हो तो यही चीज हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि रो वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी, और व्हेन डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो, ये रो वी विल बी इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी। यही चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वी में डिफाइन रो वी मैथमेटिकली बाय यूजिंग द लिमिटिंग प्रोसेस लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये हमारे पास डी क्यू बाय डी वी आ जाएगा। अब यहाँ से अगर डी क्यू को हम एक साइड पे कर लें, डी क्यू इज इक्वल टू रो वी डी वी, और दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दें ओवर द इंटायर वॉल्यूम, तो इंटीग्रल डी क्यू जो है वो क्यू के बराबर आ जाएगा और इंटीग्रल रो वी डी वी इंटीग्रेटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल के नतीजे में हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा इनसाइड दैट वॉल्यूम। तो अगर कोई भी वॉल्यूम चार्ज हमारे पास हो तो अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है तो हम ओवर द एंटायर वॉल्यूम अगर उसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा इनसाइड दैट वॉल्यूम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तो वॉल्यूम इंटीग्रल का बेसिकली मतलब ये है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन है, जो कि यहाँ पे हमने जस्ट उसको डिनोट किया हुआ है सिंगल इंटीग्रल से। जैसे अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसमें हमें पता है कि डी वी बराबर होता है डी एक्स डी वाई डी जी के। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि डिफरेंशियल वॉल्यूम अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हो तो डी वी जो है वो इसके बराबर होता है। तो अगर हमारा कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं तो डी वी की जगह पे ये चीज आ जाएगी और यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा वन विद एक्स विद वाई एंड जी। इसी तरीके से अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का वॉल्यूम है अगर ये, तो उसमें डी वी हमें पता है रो डी फाई और डी जी के बराबर होता है। और ये ट्रिपल इंटीग्रल जो है ये हमारे पास आ जाएंगे विद डी रो डी फाई और डी जी। और अगर हमारे पास वॉल्यूम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है तो वो आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई इसके बराबर होता है। हमें हमारे पास डी वी और जो वॉल्यूम जो ट्रिपल वॉल्यूम है वो
विद रिस्पेक्ट टू आर, थीटा एंड फाई हमारे पास आ जाता है। इसी को हम एक एग्जांपल से जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास एक ये सिलेंडर है, इस तरह का एक सिलेंडर है जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये गिवन है -5 10⁻⁻10⁵ ई टू द पावर -10⁻5 रो जी माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इनसाइड दिस सिलेंडर, और सिलेंडर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक है। तो इसमें अगर हमें चार्ज फाइंड करना होगा, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, वो फाइंड करने के लिए हम यही इक्वेशन जो है यूज कर सकते हैं जो लास्ट पेज पे हमने देखी है कि Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी, और ये हमें रो वी की वैल्यू गिवन है, और ये यहाँ पे रो वी की वैल्यू आ जाएगी। और हमें पता है कि डी वी जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जो डी वी है वो बराबर होता है रो डी फाई डी जी के, और ये हमारे पास ये ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएंगे, ये रो वी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और एक इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू रो, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू फाई और तीसरा विद रिस्पेक्ट टू डी। रो की जो रेंज है ये 0 से 1 सेंटीमीटर होगी, तो ये हम कह सकते हैं 0 to 0.01। इसी तरीके से फाई की जो रेंज है, चूंकि ये पूरा सिलेंडर है तो पूरे सिलेंडर को कवर करने के लिए फाई 360 डिग्री ही होगा, तो 0 से 2 पाई इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 2 पाई, और जी की रेंज है वो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.02 से 0.04। और यहाँ पे रो वी की वैल्यू रख लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्यू, ये तीनों इंटीग्रल्स आ गए, ये रो वी की वैल्यू आ गई और ये डी वी की वैल्यू आ गई, रो डी फाई डी से। सबसे पहले हम फाई के लिहाज से इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि फाई यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फाई ना होने की वजह से ये फाई के लिहाज से कांस्टेंट होगा, तो सिंपल फाई यहाँ पे आ जाएगा। इसके जो जब इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई तो सिंपल फाई आ जाएगा, और लिमिट 0 से 2 पाई, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, और जो 2 पाई आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, ये पाई आ गया, और 5 इंटू 2 10 आ गया, तो 10 और 10 टू द पावर -6 ये 10 टू द पावर -5 हो गई है, तो ये 2 पाई जाइए इधर मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरीके से अब हम विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेट कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेट करेंगे तो ये ई टू द पावर में जो है वो जी मौजूद है, तो ई टू द पावर ऐसे ही एज इट इज आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय इस ई टू द पावर का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, और फिर इसमें लिमिट्स पुट करेंगे जी 0.02 टू 0.04, तो ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, और फिर आखिर पे विद रिस्पेक्ट टू रो इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.0785 पिको कूलम। तो ये चार्ज बेसिकली इस वॉल्यूम के अंदर जो वो कंटेंट है। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज अवेलेबल हो तो उसकी वजह से जो फील्ड होती है वो कैसी होगी, और अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू ए लाइन चार्ज, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने पॉइंट चार्ज को और वॉल्यूम चार्ज को डिस्कस किया है, अभी हम जो है एक लाइन चार्ज को डिस्कस करते हैं। और लाइन चार्ज से मुराद ये है कि जैसे एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज हो जिसका रेडियस बहुत छोटा हो, ये ऐसे ही है जैसे एक कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल में जो उसके दरमियान कंडक्टर होता है वो बेसिकली एक लाइन चार्ज, एक लाइन की तरह ही एक्ट करता है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम लाइन चार्ज कह सकते हैं। और इसके ऊपर अगर चार्ज डेंसिटी रो एल है, रो एल लाइन चार्ज डेंसिटी कहलाती है, जिसकी यूनिट्स कूलम पर मीटर की हैं, कि पर मीटर कितने कूलम चार्ज जो मौजूद है। और हम ये ज्यूम करते हैं कि ये जो चार्ज है लाइन चार्ज इट एक्सटेंड्स इन अलोंग जी एक्सिस फ्रॉम -इंफिनिट टू +इंफिनिट। तो हम यहाँ पे करना ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक इन्फिनिट लाइन चार्ज है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम जी -इंफिनिट टू +इंफिनिट, तो उस लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जो है फाइंड करना चाहते हैं। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लाइन चार्ज है ये एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है, कि इसकी डेंसिटी जो है ये यूनिफॉर्म है, रो एल की वैल्यू यूनिफॉर्म है, बल्कि ये चेंज नहीं हो रही विद द लेंथ, बल्कि ये यूनिफॉर्म है। इसमें अगर हम ये देखें कि कौन कौन से फील्ड कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे और कौन कौन से फील्ड कंपोनेंट्स वेरी करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसमें एक चीज अगर हम देखें कि फाई के अलांग
कोई फील्ड कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा ई का, क्योंकि एजीमुथल सिमेट्री है। अगर आप यहाँ पे नोट करें कि ये अगर लेटर से ये जी है विच इज आउट ऑफ द पेज, और अगर ये सिलेंडर का टॉप व्यू है, ये अगर सिलेंडर का टॉप व्यू है, अगर ये एक एग्जैक्टली सर्कल है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पी है तो ये रेडियस की वैल्यू होगी आर। ये पॉइंट पी है, सॉरी इस केस में अगर रेडियस रो के बराबर है, तो हमें पता है कि अगर ये इस पूरे सर्कल में पॉइंट पी को हम मूव करते हैं, तो चूंकि इस लाइन चार्ज से पी की वैल्यू, पी का डिस्टेंस जो सेम रहेगा, रो की वैल्यू सेम रहेगी। जब रो की वैल्यू सेम रहेगी तो इसका मतलब है कि ई जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ई विल नॉट बी ए फंक्शन ऑफ, ई विल नॉट बी ए फंक्शन ऑफ फाई। क्योंकि जब हम पी को इस इधर आगे मूव करते हैं तो बेसिकली हम फाई की वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वैल्यू जो है वो ये एंगल फाई है, तो पी को जब हम आगे मूव करते हैं तो बेसिकली हम फाई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि फाई की वैल्यू जितनी भी बढ़ाते हैं जी एक्सिस से, यानी कि जहाँ पे हमारा लाइन चार्ज मौजूद है जो कि आउट ऑफ द पेज है, उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहता है, रो की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए ई की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाई। एक चीज हमें ये पता चली कि ई इज नॉट फंक्शन ऑफ फाई। दूसरी चीज, अगर इसमें ये कि रो और जी की वैल्यूज कांस्टेंट रहे, दूसरी चीज ये कि ई इज आल्सो नॉट ए फंक्शन ऑफ जी, अगर रो और फाई कांस्टेंट रहे। वो हम ऐसे देख सकते हैं कि सिलेंडर के ये यहाँ पे जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज के पैरेलल अगर हम सिलेंडर पे ऊपर या नीचे मूव करते हैं, यानी कि ये अगर लेटर से ये z माइनस इन्फिनिट है और ये z प्लस इन्फिनिट की तरफ है, तो इसके पैरेलल हम पॉइंट P को ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, तो ये डिस्टेंस चूंकि सेम रहेगा। अगर ये डिस्टेंस सेम रहेगा तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट P को ऊपर नीचे ले जाने से E की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि E इज आल्सो नॉट ए फंक्शन ऑफ z। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ से कह सकते हैं। अब E फाई का फंक्शन भी नहीं है, E z का फंक्शन भी नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि ई के अंदर फाई का कंपोनेंट एग्जिस्ट करे और जी का कंपोनेंट एग्जिस्ट करे, लेकिन वो वैरी तो ना करे। ये एक चीज ये है कि ई इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम लेट अज्यूम कर लेते हैं कि ई की वैल्यू है वेक्टर ई इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर माइनस रो, ए रो यूनिट वेक्टर प्लस 5 ए 5 यूनिट वेक्टर प्लस 2 ए जी यूनिट वेक्टर। अगर ई की वैल्यू ये हो तो इसका मतलब ये है कि e इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाई एंड e इज नॉट ए फंक्शन ऑफ z, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो फाई और z जो है वो कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन जो है ट्रू हैं, e इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाई एंड e इज नॉट ए फंक्शन ऑफ z। लेकिन अगर हम इस वेक्टर को देखते हैं तो ये वेक्टर में बेसिकली ये बता रहा है कि e जो है वो e जो है वो इस वेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉरी ई फाई कंपोनेंट जब वो एग्जिस्ट करता है, इसी तरीके से ई जी कंपोनेंट जब वो भी एग्जिस्ट करता है इस वेक्टर के अंदर। लेकिन क्या ये कंपोनेंट ई फाई कंपोनेंट और ये ईजी कंपोनेंट लाइन चार्ज के केस में एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें चेक करना है कि ये कंपोनेंट क्या वाकई लाइन चार्ज के केस में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ये फंक्शन तो नहीं है, फाई के और जी के फंक्शन नहीं है, लेकिन क्या ये इनकी कांस्टेंट वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें पता है कि अगर ये हमारे पास लाइन चार्ज अलॉन्ग जी है तो ई की डायरेक्शन ये होगी, ई की डायरेक्शन ये है, तो हमें पता है ए फाई जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब अगर हमने ई फाई फाइंड करना है, ई फाई तो हम फाइंड कर सकते हैं ई का डॉट प्रोडक्ट ले लें विद ए फाई यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे पास ई फाई कंपोनेंट आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ई और ई ए फाई यूनिट वेक्टर में एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का बनता है, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ई फाई कंपोनेंट जो है वो ई वेक्टर का एग्जिस्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ ए लाइन चार्ज। इसी तरीके से अगर हम ई जी कंपोनेंट देखें, ई जी कंपोनेंट विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई विद ए जी यूनिट वेक्टर। तो ए जी जो कि आउट ऑफ द पेज है और ई की डायरेक्शन ये है, तो आउट ऑफ पेज की ई के साथ डायरेक्शन देखेंगे तो एंगल 90 बनेगा, तो ये भी 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म लाइन चार्ज के केस में ई जी कंपोनेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ ई का
रो कंपोनेंट जो है वही एग्जिस्ट करेगा। द फील्ड्स ओनली वेरी व्हेन मूविंग अलोंग रो रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो सिर्फ ई रो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा और ई विल ओनली बी द फंक्शन ऑफ रो। Likewise, no field component along phi and z will exist as E is always radial। यही चीज जो अभी हमने देखी है कि phi यूनिट वेक्टर और E का आपस में एंगल 90 डिग्रीज है, इसी तरीके से a z यूनिट वेक्टर और E का आपस में एंगल 90 डिग्रीज है, तो इसलिए phi और z के अलावा E का कोई भी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अभी अगर हम देखते हैं कि इस इन्फिनिट लाइन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये पॉइंट P यहाँ पे है, P इसके कोऑर्डिनेट्स 0 y 0 है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और ये बेसिकली हम इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन इनिशियली हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे नोट करें, ये छोटा सा एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम डी जी डैश कह लेते हैं। इस डी जी डैश सेगमेंट पे जो चार्ज है वो डी क्यू है। अगर इस लाइन के ऊपर चार्ज डेंसिटी रो एल है, तो रो एल इंटू डी जी डैश विल बी इक्वल टू डी क्यू। तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो डी क्यू है। इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर हम देख लेते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी, और वो जब हमारे पास आ जाए उसके बाद हम इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द इंटायर एक्सिस फ्रॉम माइनस जी टू प्लस जी, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू सारे इस लाइन चार्ज की वजह से फिर आ जाएगी जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटायर जी एक्सिस। तो अगर हम ई देखें तो ई की जनरल इक्वेशन हमें पता है कि ई जो है वो इसके बराबर होता है, ई इक्वल टू क्यू, ये आर माइनस आर वेक्टर, आर माइनस आर डैश वेक्टर, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर डैश की मैग्नीट्यूड का क्यू, तो इसके बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम डी क्यू लेते हैं तो ये हमारे पास डी ई आ जाएगा, ये बेसिकली डी ई है, ये डी क्यू है, तो डी क्यू की जगह पे हम ये रो एल डी जी डैश जो है ये लिख लेते हैं, रो एल डी जी डैश, बाकी ऐसे ही आर माइनस आर डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर डैश मैग्नीट्यूड का क्यू। और यहाँ पे अगर आप नोट करें तो जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है जो ओरिजिन से पॉइंट पी तक पोजीशन वेक्टर आ रहा है, वो आर वेक्टर ये क्योंकि वाई के अलांग है तो इसलिए, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो वाई है, ये पी वाई इसकी मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम वाई ए वाई लिख सकते हैं। या अगर हम देखें इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो ये जी एक्सिस के साथ जी, ये बेसिकली रेडियस की लाइन बना रहा है, सिलेंडर के रेडियस के तौर पे इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि जो सिलेंडर का एक्सिस है वहां पे चार्जेस मौजूद हैं, ये जो इन्फिनिट लाइन चार्जेस है वो सिलेंडर के एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो ये जो लाइन है ये सिलेंडर का रेडियस जो है वो बनाती है, तो इसको हम रो ए रो के तौर पे भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आर डैश जो पोजीशन वेक्टर है, जो कि जहाँ पे जिस चार्ज की वजह से हम यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं उसको शो कर रहा है, तो ये चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड जी डैश है और ये अलोंग ए जी यूनिट वेक्टर है, तो आर डैश विल बी जी डैश और ए जी यूनिट वेक्टर, तो आर माइनस आर डैश विल बी इक्वल टू रो ए रो माइनस जी डैश ए जी। ये आर माइनस आर डैश की वैल्यू यहाँ पे रखें और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, डी ई रो एल डी जी डैश इज, ये आर माइनस आर डैश की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और फिर इसकी मैग्नीट्यूड ये रो स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर और पावर 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट होता है, तो 3 पावर पहले ही क्योंकि यहाँ पे मौजूद थी और 3/2 होगी स्क्वायर रूट की वजह से। अब यहाँ पे अगर देखें तो दो कंपोनेंट हमारे पास आ रहे हैं, एक ए रो यूनिट वेक्टर के साथ है और एक ए जी के साथ, और चूंकि हमने अभी देखा कि ए जी कंपोनेंट यानी कि ई जी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता फॉर इन्फिनिट लाइन चार्ज, तो इसको हम जो है वो बीच में से नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ जो है वो ई रो कंपोनेंट के ऊपर जो है फोकस रखेंगे। तो डी ई रो कंपोनेंट वो होगा कि जो ए रो यूनिट वेक्टर के साथ होगा, रो एल रो डी जी डैश ओवर 4 पाई एप्सिलॉन रो स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर 3/2। ये वही इक्वेशन है जो पेज लास्ट पेज के ऊपर थी। और अब हम हमारे पास ये बेसिकली जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो इस चार्ज की वजह से है, ये जो स्मॉल चार्ज है डी क्यू उसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी हमारे पास आई है
डी ई रो, बेसिकली ये वैल्यू हमारे पास आई है। लेकिन अगर हम टोटल इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, ई रो फाइंड करना चाहते हैं, डी रो नहीं बल्कि ई रो फाइंड करना चाहते हैं, तो यानी कि इस पूरी लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ओवर द एंटायर जी एक्सिस फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। तो ये इंटीग्रल यहाँ पे ई रो आ जाएगा, और यहाँ पे ये विद रिस्पेक्ट टू वी हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। इसको इंटीग्रेट कैलकुलेट करने के लिए जो आसान तरीका है वो ये है कि अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो इसमें ये एंगल थीटा है। अगर हम कोटेंजेंट थीटा लेते हैं तो कोटेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू आर डैश ओवर आर। तो आर डैश यहाँ पे जी डैश, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जी डैश है, और आर की मैग्नीट्यूड जो है वो रो है। तो कोटेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू जी डैश ओवर रो। यहाँ से जी डैश जो है वो रो कोटेंजेंट थीटा के बराबर होगा। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास, हमारे लिए कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। इसमें इस तरीके से होगा कि अगर हम दोनों साइड्स का, क्योंकि जब हम ये वेरिएबल्स चेंज करते हैं तो अगर हम दोनों साइड्स का डेरिवेटिव लें तो डी जी विल बी इक्वल टू कोटेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आ जाएगा माइनस रो, रो एज इट इज आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और साथ डी थीटा हमारे पास आ जाएगा, ये थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा आ जाएगा। तो ये डी जी डैश की जगह पे इधर हम लिख देंगे, और ये डी जी डैश की जगह पे आ जाएगा, और जहाँ पे जी डैश है उसकी जगह पे रो कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी रो विल बी इक्वल टू इंटीग्रल। अब एक और चीज जो नोट करने वाली है, जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। देखें यहाँ पे अगर नोट करें तो जी की वैल्यू इन्फिनिट कब होगी, जब थीटा की क्या वैल्यू हो, ये थीटा की क्या वैल्यू हो तो जी इन्फिनिट होगा। और ये हमें पता है कि कोटेंजेंट थीटा जो है वो पाई टू जीरो, पाई के ऊपर जो है ये माइनस इन्फिनिट पे जाता है और जीरो पे जो है वो इन्फिनिट के ऊपर जाता है। तो हम ये इसकी जो लिमिट है वो चेंज कर सकते हैं कि थीटा पाई टू जीरो हो जाएगी, ये लिमिट थीटा की। और ये हमारे पास आ जाएगा रो एल एज इट इज आ जाएगा, रो आ जाएगा डी जी डैश की जगह पे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन बाहर आ जाएगा। और एक ये वाला रो है, दूसरा ये रो है, तो ये रो स्क्वायर आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर की जगह पे ये इसका स्क्वायर आ जाएगा रो स्क्वायर कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3/2। अब यहां से अगर रो स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये इसको थोड़ा सा अगर मैं क्लीन करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ तो ई रो विल बी इक्वल टू लिमिट फ्रॉम पाई टू जीरो, और ये हमारे पास आ गया रो एल रो स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रो स्क्वायर और ये है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब इनकी पावर 3/2 भी है। अब रो स्क्वायर की पावर 3/2 हो तो रो क्यूब रह जाएगा, रो स्क्वायर की पावर 3/2 तो रो क्यूब रह जाएगा। इसी तरीके से कोसिकेंट स्क्वायर की पावर 3/2 है तो ये कोसिकेंट क्यूब रह जाएगा, कोसिकेंट क्यूब थीटा। अब ये स्क्वायर जो है यहाँ पे सिर्फ रो रह जाएगा, ये कोसिकेंट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कोसिकेंट थीटा रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये सॉरी माइनस साइन भी था साथ, ये माइनस साइन भी साथ आ जाएगा, पाई टू जीरो रो एल ओवर डी थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
खाली रो रह गया यहाँ पे और कोसिकेंट थीटा रह गया। अब कोसिकेंट थीटा जो है ये 1 ओवर कोसिकेंट थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। बाकी तो सारे ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसको हम अगर बाहर लिखना है तो माइनस रो एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटीग्रल पाई टू 0, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल जो है ये चीजें एज इट इज आ जाएंगी। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कास थीटा होता है, और माइनस कास थीटा के ऊपर जब लिमिट हम पाई से 0 अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर। ये लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो चीज बन जाएगी वो होगी रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। तो ये बेसिकली जो होगी रो की मैग्नीट्यूड होगी, क्योंकि ये जो 2 आया ना वो 2 इस 2 से डिवाइड होगा तो ये बाकी 2 बच जाएगा। तो रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा ई रो वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू ए रो यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद द डिस्टेंस, नॉट विद द डिस्टेंस स्क्वायर बल्कि विद द डिस्टेंस। तो ये बेसिकली जो है हम ये देखें ये डिफरेंट है जो हमने इससे पहले देखा। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि ये जो इंटेंसिटी है ये विद आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इस हवाले से एग्जाम्पल है जिसमें वो कहता है कि एक लाइन चार्ज है जो कि जी एक्सिस के पैरेलल मौजूद है, और ये जो लाइन चार्ज है वो x6 और y8 के ऊपर मौजूद है। आपको पता होगा कि सिर्फ अगर x की 6 वैल्यू दी हो तो ये हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू 8 एक और प्लेन की इक्वेशन है। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों प्लेन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो एक लाइन बनती है। तो ये बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन है, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 8, ये दोनों मिलके एक लाइन बनाते हैं। इस लाइन के ऊपर जो है ये लाइन चार्जेस मौजूद हैं, और हमने किसी भी पॉइंट पी जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हैं उसके ऊपर इस लाइन चार्ज की वजह से इंटेंसिटी जो है फाइंड करनी है हमें। हम ये जो इक्वेशन हमने इससे पहले देखी जो ई की उसमें जो रेडियल डिस्टेंस है रो वो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसमें से अगर ये कोऑर्डिनेट्स माइनस करें तो ये आर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, जिसको आर की मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, रो भी कह सकते हैं। तो ये एक्स माइनस 6 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 8 स्क्वेयर तो होल स्क्वेयर रूट, तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी या रो की वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ जो यूनिट वेक्टर है उसको ए रो भी कह सकते हैं या ए आर कह लें। और जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वहां पे ये हमारे पास आ गया रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रो, ये रो की वैल्यू आ गई इंटू ए आर यूनिट वेक्टर। और रो एल जो है अच्छा ये जो ए आर यूनिट वेक्टर है ये जो कि आर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड होता है। आर वेक्टर इज एक्स माइनस 6 ए एक्स यूनिट वेक्टर, वाई माइनस 8 ए वाई यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये ई हमारे पास आ जाएगा रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए आर की जगह पे ये सारी चीज आ गई और इनटू इसकी मैग्नीट्यूड ये हमारे पास आ गई। तो ये बेसिकली ये हमारे पास ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों स्क्वायर रूट जब स्क्वायर होंगे तो स्क्वायर रूट जब खत्म हो जाएगा तो बाकी ये चीज हमारे पास रह जाएगी। और ये इसको दोबारा अगर नोट करें तो e इज नॉट ए फंक्शन ऑफ z, इसके अंदर z कहीं पे भी मौजूद नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x एंड y है और नॉट ए फंक्शन ऑफ z।